नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त पूरी दुनिया भारत के लिए ताली बजा रही है। वेस्टर्न मीडिया को भी मोदी मोदी कहना पड़ रहा है। पश्चिमी देशों के वो अखबार और मैगजीन्स जो कल तक भारत के बारे में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी लिख देते थे, कोई भी कहानी गढ़ देते थे, वो भी आज मजबूर हो गए हैं। अपनी हेडलाइंस में लिख रहे हैं कि इंडिया इज द विनर। ये विदेशी अखबार और मैगजीन्स भारत की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस G20 समिट में मोदी ने वो कर दिखाया जो कोई सोच नहीं सकता था। नई दिल्ली से नरेंद्र मोदी ने वो हेडलाइन बना दी जिसकी वेस्टर्न मीडिया कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्या सिर्फ एक हेडलाइन बनी या 10? मोदी विरोधी कुछ पार्टियां आपको भटकाने की कोशिश करेंगी, अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करेंगी, तो सोशल मीडिया पर चलने वाली कुछ लाइनों के चक्कर में मत पड़िए और वर्ल्ड हेडलाइंस को गौर से पढ़िए। G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया हैरान है, भारत की तारीफ कर रही है। दुनिया में मोदी की डिप्लोमेसी पर बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर बता रही है। चीन के बजाय अब भारत को एशिया का नया किंग बताया जा रहा है। पाकिस्तान रो रहा है कि मोदी ने कैसे मुस्लिम मुल्कों को अपना दोस्त बना लिया। देखिए, दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में क्या हेडलाइंस छप रही हैं। एबीसी न्यूज ने लिखा, G20 समिट में भारत ने बंटी हुई दुनिया की शक्तियों का समझौता कराया, मोदी के लिए कूटनीतिक जीत। ब्लूमबर्ग ने लिखा, भारत की G20 की जीत अमेरिका को सबक सिखाती है कि कैसे बढ़ते हुए चीन को काउंटर किया जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, G20 समिट में भारत छा गया। गल्फ न्यूज ने लिखा, G20 में जीत, भारत ने कैसे वैश्विक कूटनीतिक जीत हासिल की। पॉलिटिको ने लिखा, भारत का वक्त आ गया है, मोदी ने दिखाया है कि उनके लिए दुनिया में बड़ी भूमिकाएं भी हैं। चाइना डेली ने लिखा, ग्लोबल साउथ की आवाज और बड़ी होनी चाहिए। द गार्डियन ने लिखा, यूक्रेन पर G20 के स्टेटमेंट भारत के बढ़ते हुए प्रभुत्व के संकेत को दिखाता है। और रॉयटर्स ने लिखा, G20 समिट के घोषणा पत्र पर सबका समर्थन करना भारत की लीडरशिप की सफलता है। लेकिन मोदी के विरोधी क्या कह रहे हैं, अब यह भी देख लीजिए। कोई कह रहा है कि G20 के नाम पर जनता का पैसा बर्बाद किया गया। कोई कह रहा है कि बारिश ने G20 के वेन्यू की पोल खोलकर रख दी। कोई बता रहा है कि भगवान कह रहे हैं अपना अहंकार कम करो। कोई G20 में गोडसे और गांधी की बहस शुरू कर रहा है। कोई लोकतंत्र पर धब्बा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। इससे क्या होगा? देश की जनता को क्या फायदा होगा? लोगों को बुला के इतना खर्चा कर रहे, ये सब के प्रति बर्बाद हो। देश के आम जनता को क्या फायदा होगा ढोंग करने से? आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उस पे सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो, अपना अहंकार कम करो। गांधी के पास कल सब गए थे, हे राम वाले गांधी। अब यही चर्चा देश में भी होनी चाहिए। ये नहीं कि राष्ट्राध्यक्ष वहां आए तो सबको ले जाएं, लेकिन गोडसे के प्रशंसक संसद पहुंच जाएं। ऐसा लगता है कि G20 के सफल आयोजन से सबसे ज्यादा मिर्ची कांग्रेस पार्टी और उनके अध्यक्ष को ही लगी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे। कांग्रेस पार्टी ने तो बाकायदा G20 के आयोजन को नीचा दिखाने के लिए एक वीडियो भी बना डाला। G20 के लिए करोड़ों रुपए लगाकर बनाया गया भारत मंडपम झील बन चुका है, जहां विदेश से जिसमें मुद्दा बना G20 आयोजन स्थल पर हुई बारिश। उसके बाहर आने जाने का रास्ता अब नाला बन चुका है। कुछ घंटों की बारिश ने मोदी सरकार के अपंग विकास की कलई खोल दी है। यदि सुरक्षा ट्वीट की भाषा देखिए, सीधे मोदी पर अटैक, गरीबों का आत्मसम्मान रौंदने का आरोप।
G20 के लिए करोड़ों रुपए लगाकर बनाया गया भारत मंडपम झील बन चुका है, जहां विदेश से आए विभिन्न राष्ट्रीय अध्यक्षों की मेजबानी हो रही है। कुछ ऐसी ही भाषा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की भी है। उन्होंने भी G20 की बैठक खत्म होने के बाद लंबा चौड़ा ट्वीट किया और कहा कि अब घरेलू मुद्दों पर ध्यान दीजिए। असल में ध्यान लोगों को देना है। उन्हें यह देखना है कि G20 में मोदी ने कैसे देश का नाम रोशन किया, कैसे इंटरनेशनल मीडिया में भारत का यह आयोजन हेडलाइन बना, या फिर उन्हें लालू यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी की बातों पर ध्यान देना है, जो एक सफल आयोजन में भी विरोध की परिभाषा खोज रहे हैं। डिसाइड लोगों को करना है। मोदी के विरोधी चाहें तो वो G20 में शामिल हुए बड़े बड़े नेताओं के ट्वीट देखकर कुछ सबक ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। समिट के बाद जब मोदी सारे नेताओं को राजघाट लेकर गए तो बाइडेन ने गांधी के सिद्धांतों को भारत अमेरिका के बीच पार्टनरशिप की वजह बताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तो जाते जाते भी मोदी और भारतीयों को इस G20 समिट और अपने स्वागत के लिए धन्यवाद कह रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने क्या लिखा, यह भी देख लीजिए। अपनी और प्रधानमंत्री मोदी की गले लगने वाली फोटो पोस्ट की और हिंदी में वसुधैव कुटुंबकम लिखा। इटली की प्रधानमंत्री ने भले ही इटालियन में लिखा हो, लेकिन संदेश साफ है, वो भी भारत का और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद अदा कर रही है। लेकिन मोदी विरोधियों को विरोध के आगे ये सब कहां दिखता है। अब मोदी के विरोधियों को एक और तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए कैसे पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। ये तो बहुत मायूसी और परेशान कुन बात है। देखें हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरब से थे, यही बात है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है मामला वाइंड अप कर रहे हैं। उसने फुल्लो इनको हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने तलाशी करो, क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है। यह हंगामा इसलिए मचा है क्योंकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत में स्टेट विजिट पर हैं। उनका राष्ट्रपति भवन में बहुत ही शानदार और धमाकेदार स्वागत हुआ है। ऐसा स्वागत कि बॉर्डर पार हंगामा ही हो गया। कहानी आपको बताते हैं। पाकिस्तान लगातार सऊदी प्रशासन से गुहार लगा रहा था कि कुछ मिनट के लिए ही सही, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान इस्लामाबाद जरूर आए। पहले तो पाकिस्तानी चाहते थे कि सलमान भारत जाते हुए पाकिस्तान से जाएं, लेकिन जब सलमान सीधे भारत आ गए तो पाकिस्तानियों ने कहा कि भारत से जाते हुए ही थोड़ी देर के लिए ही सही पाकिस्तान चले आए। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब इसके बाद तो पाकिस्तान के पास रोने के अलावा और बचा क्या है। क्या पाकिस्तान के हुक्मरान और क्या पाकिस्तान की आवाम सब रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी ने उनसे उनका एकमात्र दोस्त सऊदी अरब भी छीन लिया। मोहम्मद बिन सलमान MBS भारत में पाकिस्तान में 5 घंटे के लिए आने का उनका प्रोग्राम था, वो उन्होंने लास्ट मिनट में कैंसिल कर दिया। ये मेरे लिए अफसोस की बात थी, पाकिस्तान के लिए अफसोस की बात थी। लेकिन वहां पे हालात जो है वो आपके भी सामने है, दुनिया के भी सामने है, पाकिस्तान के भी सामने है। चित्राल और तुर्क में जो हो रहा है आपके सामने है। मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त भारत में बैठे हैं, अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं, अपने मुल्की मफाद में डिसीजन ले रहे हैं। UAE कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने मुल्की मफाद में। आपको क्या तकलीफ है भाई? आप क्यों नहीं मुल्की मफाद में डिसीजन लेते? आप क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए क्या बेहतर है? आपकी सोचें क्यों बंद है? आंखों पे पट्टी क्यों बंधी है आपकी? पूरी दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो कंगाल हो चुका है, दिवालिया होने वाला है। उसे चीन और सऊदी अरब से ही उम्मीद होती है। इस बार भी पाकिस्तान को उम्मीद है कि सऊदी अरब उनके मुल्क में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का निवेश करेगा। लेकिन फिलहाल तो सऊदी अरब को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ भारत के साथ ही व्यापार करना चाह रहा है। उसे पता है कि भविष्य भारत के साथ ही है। यही सब देखकर पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान की हुकूमत ने काफ़ी शोर डाला और कहा कि जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो कि क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, वो पाकिस्तान में थोड़ा देर रुकेंगे।
इसमें मल्टीपल चीज़ें थी। इसमें एक तो फ्रस्ट्रेशन है कि अगर इंडिया के अंदर इतने लोग जा रहे हैं तो शायद मोहम्मद बिन सलमान रुकें, एक पॉइंट। दूसरी इसमें ये थी कि अगर मोहम्मद बिन सलमान इंडिया चले जाते हैं तो शायद रिलीजियस सेंटिमेंट्स पाकिस्तान में मजरूह हों कि जी, क्योंकि अमूमन माजी में भी ऐसे हुआ है कि जब सऊदी किंग इंडिया आता है और वो पाकिस्तान भी आता है तो वो बैलेंस करते थे। थर्ड चीज़ एक फाइनेंशियल चीज़ थी कि जी $25 अरब का एक जो गेम चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने सऊदी अरब से कहा था कि $25 अरब जो है वो दें, इसमें सऊदी अरब जो है वो बड़ा रोल प्ले करेगा और इसमें आर्मी चीफ एंड एवरीवन एल्स वाज एंगेज। सुनने में आया है कि सऊदी अरब ने कंसर्न रेज किए हैं कि ये जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से। इस्लाम के नाम पर सऊदी अरब ने हमेशा ही पाकिस्तान का साथ दिया है और भारत के साथ सऊदी अरब के संबंध इतने अच्छे कभी नहीं रहे। लेकिन यह प्रधानमंत्री मोदी की ही डिप्लोमेसी का कमाल है कि भारत और सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और इसीलिए वो भारत की स्टेट विजिट पर हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का यह भारत दौरा कई मायनों में इंपॉर्टेंट था। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सऊदी अरब और भारत की दोस्ती बढ़ाने पर काफी जोर दिया है। सऊदी अरब एक बड़ा मुस्लिम देश है, वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर माना जाता है और दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने भारत को जो डिस्काउंट देना शुरू किया था, वो डिस्काउंट अब रूस ने 80% तक कम कर दिया है। रूस का डिस्काउंट $30 पर बैरल से घटकर $4 ही रह गया है। वहीं पश्चिमी देशों के प्रतिबंध की वजह से तेल के बदले में भारत को चीन की करेंसी युआन में पेमेंट करना पड़ रहा है। इसी वजह से भारत ने अपने ऑयल इंपोर्ट को फिर से अरब देशों पर फोकस कर दिया है। गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरब ही भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। भारत 18% कच्चा तेल सऊदी अरब से खरीदता है। इसीलिए सऊदी अरब भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान इसलिए रो रहा है क्योंकि पहले सऊदी अरब उनका पार्टनर हुआ करता था। हर बार दिवालिया होने के बाद पाकिस्तान को सऊदी अरब का सहारा होता था, वो पाकिस्तान को भीख दे देता था। लेकिन अब सऊदी भी समझ गया है कि पाकिस्तान किसी काम का नहीं है, इसीलिए पाकिस्तानी भी रो रहे हैं। इस्लामिक कंट्री में हमें $4 अरब का डॉलर का तेल दिया, ठीक है। एक दफा $3 अरब का तेल दिया, ठीक है। सऊदी अरब ने हमें $3 अरब नगद दिए, दुबई ने हमें $2 अरब दिए। ये कितनी देर हमें सपोर्ट करेंगे? ये तो हमारे साथ ज्यादती, ये अपने साथ नहीं ज्यादती कर रहे। ये हमारा मुल्क जो है ना अनस्टेबल हो गया हुआ है। ठीक है। ये वो चीज जो हालात है ना वो हमारे मुल्क का 0/0 है। ठीक है। इंडिया जिस तरीके से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है। नौजवानों का लीडर इमरान खान है, ठीक है। वही आएगा, इस मुल्क को बचाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। इसके 4 टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध अलग होगा, पंजाब अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा। सऊदीया के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, उनका इस्लामाबाद का विजिट था, वो उन्होंने कैंसिल किया और डायरेक्ट इंडिया चले गए। पोस्टपोन किया कि मतलब नेक्स्ट कभी आएंगे, तो वो डायरेक्ट इंडिया चले गए। आपको नहीं लगता कि ये इससे हमारी वैल्यू का अंदाजा हो जाता है कि हमारी वैल्यू इस्लामिक कंट्रीज या सऊदीया के सामने कैसी है? ये तो बहुत मायूसी और परेशान कुन बात है। देखें, हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरब से थे। यही बात है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर मामला वाइंड अप कर रहे हैं, बल्कि हमारे इंटरनल मामला आप देखें, जितने भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स थे, इंडस्ट्रीज थी, वो सारी मूव हो चुकी हैं, अरब कंट्री में चले गई हैं, बांग्लादेश में चले गई हैं। हमारी इकानमी मजीद डाउन हो रही है, तो ये अफसोसनाक बात है। आपने बांग्लादेश की जो बात की है, इवन बांग्लादेश भी इंडिया में ये सारी मीटिंग जो चल रही है, G20 की मीटिंग चल रही है, बांग्लादेश भी वहाँ पे मौजूद था। इवन वो मेंबर भी नहीं है, उन्हें फिर भी इनवाइट किया गया। क्या समझते हैं, इजिप्ट, बांग्लादेश, अगर दूसरे कंट्रीज की बात करें, सऊदीया, UAE की बात करें, जिस तरीके से उनके रिलेशन नेबर के साथ, हमारे नेबर के साथ बेहतर हो रहे हैं और हमें वो इग्नोर कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको नहीं लगता कि मुश्किल हो जाएगी? बहुत मुश्किल हो जाएगी, बल्कि मुश्किल का टाइम स्टार्ट हो चुका है। हम मिड में पहुंच चुके हैं, अब डिफॉल्ट के करीब हैं। मोदी ने सऊदी अरब और अमेरिका को साथ लेकर डिप्लोमेसी का ऐसा बाउंसर मारा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चीन कैच आउट हो गया है। भारत ने चीन को पूरी दुनिया के सामने न सिर्फ एक्सपोज किया है, बल्कि उसे अलग थलग भी कर दिया है। चीन को झटका देने के लिए
भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। इस कॉरिडोर से रेलवे और पोर्ट्स के माध्यम से भारत को मिडिल ईस्ट से जोड़ा जाएगा। इसमें यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल जैसे देश शामिल होंगे। साथ ही यूरोप से भी कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगी। इसे चीन के 2 प्रोजेक्ट्स का जवाब माना जा रहा है। ये हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक। एक लिहाज से सीपैक को BRI का ही हिस्सा माना जाता है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब में बनाए जाने वाले इस कॉरिडोर में सऊदी अरब भी पार्टनर होगा, क्योंकि रेल कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से होकर गुजरेगा। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की 2 बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हिज रॉयल हाइनेस के साथ बैठक के हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। कल हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। जाहिर है कि भारत अगर मिडिल ईस्ट तक ये कॉरिडोर बनाएगा और चीन को झटका लगेगा तो पाकिस्तान को तो दर्द होगा ही, क्योंकि पाकिस्तान को तो अपने लिए सिर्फ चीन ही दिखता है, जिनके आगे उन्होंने अपना पूरा मुल्क गिरवी रख दिया है। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इस कॉरिडोर के बनने के बाद उनके सीपैक का क्या मतलब रह जाएगा। सऊदी अरब में समहाउ उन्होंने रियलाइज कर लिया, उन्होंने कहा नहीं यार, इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री फॉर सऊदी अरेबिया। प्लस जो कल एक वो जो कॉरिडोर की बात हुई है, ठीक है जी, वो कॉरिडोर बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इस हवाले से अगर आप ये देखें कि उसमें बेसिकली इंडिया ने रोल प्ले किया है सऊदी अरब को चाइनीज़ चुंगल से निकालने का, और अमरीकियों को कहा ये काम हम करते हैं, हमारे मिडिल ईस्ट से अच्छे ताल्लुकात। आपको पता है मैं काफ़ी देर से एक चीज़ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो इंडिया के साथ मसले हैं वो अमेरिका या बरतानिया हल नहीं करा सकता, वो मिडिल ईस्टर्न ममालिक करा सकते हैं, बिकॉज मोदी साहब के ऊपर उनकी एक लिवरेज है। और मोदी साहब को इस चीज़ का पता है कि ये अगर मुझे कहें, और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि मोहम्मद बिन ज़ायद एंड मोहम्मद बिन सलमान पूरा पार पा के आखना मोदी नो कि बै तो इन्होंने नाल दा मसला हल कर, वो करेंगे। पूरी दुनिया के सामने चीन को एक्सपोज करना बहुत जरूरी था, और यह काम भारत ने ही किया है। चीन ने दुनिया में हमेशा ही अपना विस्तारवाद किया है, और उसका हर कदम इसीलिए होता है ताकि वो भूमाफिया की तरह किसी देश पर या उसकी जमीन पर कब्जा कर सके। चीन ने दुनिया के गरीब देशों पर कब्जा करने के लिए ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चुना है, जिसके तहत वो इन देशों को परियोजनाओं के लिए कर्ज दे रहा है। इन देशों को दिया गया ज्यादातर चीनी कर्ज सड़क, रेलवे, बंदरगाह जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। दुनिया में ऐसे 40 से ज्यादा देश हैं जिनकी कुल जीडीपी में चीन के कर्ज की हिस्सेदारी बढ़कर 10% से भी ज्यादा हो गई है। चीन पर आरोप लगता रहा है कि उससे कर्ज लेने वाले देश जब इसे चुका नहीं पाते हैं तो वो उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लेता है। लेकिन अब इस नए कॉरिडोर से भारत ने चीन को एक्सपोज कर दिया है, और इसका असर दिखने भी लगा है, क्योंकि इटली अब चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया है और भारत के साथ इस मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में भी जुड़ गया है। पर सवाल यह है कि यह बात पाकिस्तान को कब समझ में आएगी। मोदी जी ने चाइना को गिरेबान से पकड़ लिया, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं ये बताना चाहूंगा। ब्रिक्स के जरिए, ब्रिक्स की एक्सपेंशन के चक्कर में थे चाइना वाले, वो चाहते थे कि इसके जरिए अपने असर और रसूख को बढ़ाएं। तो G20 में जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को उन्होंने मेंबरशिप दी है और अफ्रीका से उन्होंने वो, मेरा मकसद उनका रास्ता बंद कर दिया। तकरीबन अफ्रीकन यूनियन में तो बहुत ज्यादा ममालिक आते हैं। पहली बात तो ये अर्ज करूंगा। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने सबसे ज्यादा जो धचका दिया है चाइना को, वो BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सीपैक, जो पाकिस्तान के हवाले से
उसको धक्का सबसे बड़ा दिया गया है। जो एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, लॉन्च किया गया है, शिपिंग और ट्रेन का प्रोजेक्ट, वो BRI इनिशिएटिव से बहुत बड़ा है। और जो मैं पहले BRI, CPEC और इन चीजों के हवाले से बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो चल रहा था पहले और दुनिया बेजार है। इस वक्त उसके बारे में ये सोचा जा रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेट ट्रैप है वो, और मैं उस पर एग्री भी करूंगा किसी हद तक। पाकिस्तान को आज तक जो भी कर्जे दिए गए हैं भारत की तरफ से, चाइना की तरफ से, वो कभी डिस्क्लोज ही नहीं किए जाते कि उनका इंटरेस्ट रेट क्या है। लेकिन पाकिस्तान के अलावा भारत की एक और समस्या है जिसका नाम है खालिस्तान, जिसकी जड़ में कनाडा है, और इसके सबूत एक बार फिर से दुनिया के सामने आए हैं। यहां भारत में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे थे, और उधर कनाडा में फिर से खालिस्तानियों का झुंड भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कस्में खा रहा था, भारत के प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा था। और यह सब कर रहा था SFJ यानी प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू। निज्जर दा कत्ल करने वालों नू सुनेहा है, दिस इज अ मैसेज टू दोज हु assassinated निज्जर, वी आर कॉलिंग फॉर योर पॉलिटिकल डेथ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਸੀ ਕਤਲ। ਮੋਦੀ, ਜयशंकर, डोवल, शाह, we are coming for you. We are coming with the might of the pen and we are using the international laws. Yes, we are going to challenge the territorial integrity. Yes, we are going to challenge the sovereignty. We are going to balkanize India. भारतीय हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जिथे ईसाई निज्जर दा खून डुलिया, उथों आजादी दी जंग शुरू होएगी। भारत के टुकड़े करांगे, अहद करदे असी गुरुद्वारा साहब दे विच, जिन्नी देर तक उन्हां दा राजसी कतल नहीं करदे असी घरे नहीं जा रहे। तुसी साथ दिओ, दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा। ये कल कनाडा के वैंकूवर के सरे इलाके में गुरु नानक सिंह गुरुद्वारे की तस्वीरें हैं, जहां खालिस्तान रेफरेंडम का इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें करीब 5 से 7,000 लोग जुटे थे। पन्नू की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स भी दिख रहे हैं, यानी बिना कनाडा की सरकार के समर्थन के पन्नू ऐसे खुलेआम कैसे घूम सकता है। यह सबूत है कि कनाडा खालिस्तानियों को न सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है, बल्कि उन्हें शरण देता है और उन्हें स्पॉन्सर भी कर रहा है। लेकिन अब मोदी ने भी खालिस्तान समर्थक कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को साफ शब्दों में बता दिया है कि भारत अब यह सब बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्हें भारत विरोधी इन गतिविधियों पर लगाम लगानी ही होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया। एक उपचुनाव के परिणाम से 2024 लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी की जाने लगी। क्या आज तक कोई ऐसा सर्वे हो पाया है जो सिर्फ एक बाई इलेक्शन के नतीजे से 543 सीटों का समीकरण बता सकता है? लेकिन ऐसे सर्वे आ रहे हैं और ऐसे सर्वे लॉन्च कर रही है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। घोसी में ऐसा क्या कैलकुलेशन हो गया कि अखिलेश की पार्टी जीत गई और बीजेपी हार गई? और बिना मैदान में आए मायावती का क्या एंगल है? यूपी की 80 सीटों का पूरा ट्रायंगल आपको बताते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी की सियासत के 4 बड़े किरदार, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी। इन 4 चेहरों पर थी घोसी में सबकी नजर। ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य। घोसी का रिजल्ट 2024 चुनाव के लिए क्या संकेत दे रहा है? क्या घोसी का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में भी काम आएगा? योगी आदित्यनाथ घोसी का चुनाव कैसे हार गए? बीजेपी की रणनीति फूल प्रूफ थी। राजभर और संजय निषाद के सहारे जातीय समीकरण भी सेट था। तो क्या हुआ? अखिलेश यादव जीते तो क्यों जीते? बीजेपी को घोसी में नुकसान तो करीब 7,000 वोटों का हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट 16,000 बढ़ गए।
क्या बीएसपी के चुनाव से बाहर रहने से समाजवादी पार्टी को जीत मिली? 2022 के रिजल्ट को देखें तो घोसी चुनाव नहीं लड़कर भी मायावती सबसे इफेक्टिव रही। कैसे ये समझने के लिए 2022 में घोसी का रिजल्ट देखिए। 2022 विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान 1,08,430 वोट हासिल कर चुनाव जीते थे। बीजेपी कैंडिडेट विजय राजभर को 86,214 वोट मिले थे, लेकिन बीएसपी के वसीम इकबाल उर्फ चुन्नू 54,248 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। यानी इस बार के हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट बीएसपी को हासिल हुए थे। घोसी में पिछले 3 चुनावों को देखें तो बीएसपी को हर चुनाव में 50,000 से ज्यादा वोट मिले। 2017 में बीएसपी प्रत्याशी अब्बास अंसारी को 81,295 मत मिले थे, जबकि 2019 के उपचुनाव में अब्दुल कयूम अंसारी को 50,775, तो 2022 में यहां बसपा प्रत्याशी वसीम इकबाल को 54,248 वोट हासिल हुए। इन आंकड़ों से साफ है कि दलित वोटर बीएसपी के साथ रहे ही मुस्लिम वोटर भी उसके साथ जुड़े। यानी 2024 में अगर मायावती ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया तो मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को तगड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। घोसी चुनाव में बिना उतरे ही मायावती ने बीजेपी विरोधी मोर्चे को साफ संकेत दे दिया कि उनको साथ लिए बिना यूपी में बीजेपी को रोकना नामुमकिन है। हालांकि सियासत है तो समाजवादी पार्टी मायावती को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रही। देखिए, पहले तो हमारा तो देखिए हम केवल यही है कि वो पहले तो भारतीय जनता पार्टी से दूरियां दूर करें और फिर ये तो बात की बातें हैं, अभी तो बहुत दिन हैं। ये इस पे तो राष्ट्रीय हमारा नेतृत्व बात करेगा, इंडिया अलायंस के जो पूरा का पूरा ये बात करेंगे। इस चुनाव में मैनपुरी के चुनाव में तो उन्होंने प्रत्याशी भी लड़ाया था और तब उसके बावजूद भी सभी वर्गों का वोट समाजवादी पार्टी में मिला है, पहले भी मिला है और पहले भी हम लोग बिना उनके सरकार बना चुके उत्तर प्रदेश में, उनके बिना भी बना चुके हैं। लेकिन देखिए, हमें सभी वर्गों का वोट इस चुनाव में भी मिला, मैनपुरी के चुनाव में भी मिला और बड़ी जीत हुई है। शिवपाल यादव भले ही अभी मायावती को लेकर साफ जवाब नहीं दे रहे हों, लेकिन अगर दलित और मुस्लिम वोटर बीएसपी के साथ आए तो सभी राजनीतिक दलों का गणित बिगड़ जाएगा। यूपी में करीब 20% मुसलमान और 22% दलित हैं। 26 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम सियासी उलटफेर कर सकते हैं, लेकिन अगर दलित और मुस्लिम साथ आए तो उनके पास करीब 42% वोट शेयर होगा और 47 लोकसभा सीटों पर वो जीत हासिल करने की ताकत रखते हैं। दलित वोटरों का बड़ा तबका आज भी मायावती के साथ खड़ा है। अब मायावती का फोकस मुस्लिम वोटर्स पर है। अगर मायावती की रणनीति काम करती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा। घोसी उपचुनाव में बीएसपी के चुनाव में नहीं उतरने से मुस्लिमों के एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को मिले। दलित वोटर्स भी सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान के बीच बट गए। सुधाकर सिंह को 57.19% वोट मिले तो दारा सिंह चौहान को 37.54% ही वोट मिले, यानी अंतर 19.65% का रहा। बीजेपी के बूथ प्रबंधन की रणनीति यहां बुरी तरह फेल रही। कुल 455 बूथ में 327 पर बीजेपी हार गई। सिर्फ 128 जगहों पर ही दारा सिंह चौहान आगे रहे। मुस्लिम बहुल इलाकों में तो बीजेपी की हालत इतनी खराब थी कि कई बूथों पर दारा सिंह चौहान दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। करीब 90% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। घोसी में भले ही उपचुनाव हुआ, लेकिन इसके रिजल्ट ने 2024 के लिए पार्टियों को अपनी अपनी रणनीति बदलने को मजबूर कर दिया। घोसी से फिर साबित हो गया कि मुस्लिम और यादव वोटर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। घोसी में 52,000 यादव वोटरों ने वोटिंग की, जिसमें 90% ने सुधाकर सिंह को वोट दिया। मुस्लिमों के भी 90% वोट समाजवादी पार्टी को ही मिले। इसके अलावा राजपूत और ब्राह्मण समाज के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया। साफ है कि मुस्लिम और यादव समाजवादी पार्टी के कोर वोटर बने हुए हैं। ऐसे में अगर पार्टी चुनावों में अपर कास्ट का कैंडिडेट देती है तो उसे उसकी जाति के भी वोट हासिल हो जाएंगे। यानी घोसी के परिणाम ने अखिलेश को एक नया समीकरण दिया है, जिसके सहारे वो 2024 के चुनाव में अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं। पहले मैनपुरी और अब घोसी में जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ता जोश में हैं। घोसी चुनाव जीतने के बाद पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मनोबल बढ़ा हुआ है। तो और ये जीत भी बहुत जरूरी थी, जबकि देखिए प्रशासन
का भी प्रेशर था, सरकार की वजह से सरकार का प्रेशर था प्रशासन पर, और सीधे सीधे कार्यकर्ताओं पर भी, उधर जनता पर भी दबाव दिया जा रहा था। तो अब जनता में और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मनोबल बढ़ा हुआ है। अब हम लोगों को तैयारी करना है आगे की 2024 की, इसी तर्ज पर। अखिलेश यादव ने अपने पीडीएफ फॉर्मूले में अब अपर कास्ट को भी जोड़ लिया है। घोसी के रिजल्ट ने दिखा दिया कि यूपी में साइकिल तभी दौड़ेगी जब अपर कास्ट के वोट उसे मिलेंगे। एसपी प्रत्याशी सुधाकर सिंह सामान्य वर्ग से थे तो दारा सिंह चौहान ओबीसी समुदाय से। समाजवादी पार्टी के बेस वोटर थे मुस्लिम और यादव, दोनों का वोट करीब 1,20,000 था। वहीं बीजेपी को राजभर, चौहान और निषाद वोटरों का भरोसा था। ये भी मिलाकर 1,20,000 के करीब थे, यानी मुकाबला बराबरी का था। लेकिन अपर कास्ट ने सुधाकर सिंह का समर्थन कर बीजेपी का गणित बिगाड़ दिया। इसके अलावा राजपूत और ब्राह्मण भी बीजेपी के खिलाफ गए, जिससे सुधाकर सिंह की जीत का अंतर 42,759 तक पहुंच गया। घोसी की कामयाबी से इंडिया गठबंधन का आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। शिवपाल दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए 2024 की राह मुश्किल है। देखिए, ये इंडिया जो अलायंस बना है, तो इस इंडिया अलायंस से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। तरह तरह का बदलाव लाना चाहती, वो लाना चाहती है, लेकिन ये सब कुछ अब 2024 में नहीं चलेगा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हट जानी है, ये अलायंस जो हुआ है, और हम लोग उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करेंगे और सब अलायंस हो ही रहा है। और जहाँ तक सीटों का बंटवारा है, तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और इंडिया अलायंस के सभी लोग मिलकर के कर लेंगे, उसमें कहीं परेशानी अब आने वाली। कितनी सीट पे समाजवादी पार्टी लोकसभा में यहाँ लड़ना चाहेगी? देखिए, वो तो तय हो जाएगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं, वो तो होना ही है। समाजवादी पार्टी घोसी की जीत को भले ही बड़ा बताए, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि घोसी में बीजेपी को कभी भी 88,000 से ज्यादा वोट हासिल नहीं हुए हैं। दारा सिंह चौहान को 81,623 वोट मिले। 2022 में बीजेपी के विजय राजभर को 86,214 वोट हासिल हुए थे। 2019 उपचुनाव में तो बीजेपी 68,311 वोट पाकर ही जीत दर्ज करने में 2019 में तो बीजेपी 68,311 वोट पाकर ही जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। 2017 के चुनाव में जब बीजेपी की लहर चल रही थी, तब भी बीजेपी को 88,298 वोट नहीं मिले थे। विपक्ष घोसी की जीत को जितना भी बड़ा बताए, लेकिन बीजेपी को वोट शेयर में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब वो फैक्टर भी जान लीजिए जिसकी वजह से जनता ने दारा सिंह चौहान को नकार दिया। लोगों ने दारा सिंह चौहान के दल बदल को स्वीकार नहीं किया। चुनाव से पहले ही वो एसपी में आए थे, लेकिन 16 महीने बाद वो वापस बीजेपी में लौट आए। बीजेपी वोटर्स की नाराजगी भी दारा सिंह चौहान की हार की वजह बनी। कार्यकर्ताओं ने पिछले चुनाव में जिसके खिलाफ प्रचार किया, उसके वापस आने से वो नाराज दिखे। वहीं बीएसपी के चुनाव में नहीं उतरने से बीजेपी को नुकसान हुआ। बीजेपी मुस्लिम वोटर्स में सेंधमारी करती, लेकिन इस चुनाव में वो पूरी तरह एसपी की तरफ चले गए। उधर बीजेपी ने उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद पर हद से ज्यादा भरोसा किया, लेकिन रिजल्ट आया तो साफ था कि ये अपने समुदाय के वोट भी बीजेपी को नहीं दिला पाए। जबकि चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों ने एसपी को समर्थन का ऐलान कर दिया, जिससे विपक्ष के वोटों में बिखराव नहीं हुआ और वो सुधाकर सिंह को मिले। समाजवादी पार्टी अब राजभर और संजय निषाद के ऊपर तंज कस रही है, कह रही है कि वो सिर्फ मंत्री बनने के लिए इधर से उधर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशगुन थे सबके सब, तो इनकी वजह से तो वोट और हमारा बढ़ा। आप कह रहे हैं अपशगुन, और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं वो मंत्री बनने वाले बहुत जल्दी। तो वो तो हमने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करी थी, हमने इन्हें जल्दी बना दो, नहीं तो हमारे पास ही आ जाएंगे। देखिए, मेंटालिटी सामने आ जाती है, सियासत के उसूल खत्म हो गए, लोगों के सेवा की भावनाएं खत्म हो गई, मंत्री पद की लालसाएं हैं, जो आदमी इधर से उधर भाग रहा है। 2024 के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति साफ है। मुस्लिम और यादव वोटर्स का समर्थन उसे पहले से मिल रहा है। अगर वो गैर यादव पिछड़ों और दलित वोटर्स को अपने पाले में ला पाती है
तो 2024 का चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकता है। समाजवादी पार्टी इसके लिए लगातार काम कर रही है। पार्टी ने उन नेताओं को अपने साथ जोड़ा है जो कभी मायावती के बेहद करीबी हुआ करते थे। लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज और स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर दलित और गैर यादव पिछड़े वोटों को लाने की जिम्मेदारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल उनके बयान अखिलेश के मिशन 2024 का हिस्सा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के कार्ड के तौर पर आगे किया जा रहा है। मौर्य धार्मिक की जगह जातीय ध्रुवीकरण कर रही है, जिससे बीजेपी के सामाजिक समीकरण में सेंध लगाई जा सके। एसटी हसन का बयान इसी की तस्दीक करता है। सनातन धर्म का आधार वासुदेव कुटुंबकम है। तारीख ये बताती है कि भाजपा जबान से जरूर कहती है वासुदेव कुटुंबकम, लेकिन उसका रवैया उसके खिलाफ है। तो अपने देश के लोगों को ही बांटती है, धर्मों में बांट देती है, जातियों में बांट देती है। और जब तक ये धर्मों की सियासत होती रहेगी, मेरा दावा है कि उस वक्त तक देश हमारा महाशक्ति नहीं बन सकता। विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, किसान की बात हो, मरीज की बात हो, इस पे बात होनी चाहिए। धर्म आदमी के पर्सनल मैटर्स हैं। जिसको जो पसंद है वो अपने पैदा करने वाले की उस पद्धति से इबादत करता है, पूजा करता है। सनातन वायलेंस पे बिलीव नहीं करता। सनातन प्यार मोहब्बत पे बिलीव करता है, इंसानियत पे बिलीव करता है। उस सनातन का नाम लेके मॉब लिंचिंग हो जाए, वायलेंस हो जाए, लोग मारे जाएं, तो क्या वो सनातनी हैं जो लोग ये काम कर रहे हैं? तो उन्होंने तो इस बात को कहा था। एम.के. स्टालिन भी एक अच्छे हिंदू हैं और उन्होंने हमेशा हिंदू रीति रिवाजों को बढ़ावा दिया है। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को फिर से अपनी कोर टीम में शामिल किया है। पहले मैनपुरी और अब घोसी में इसका असर भी दिखा। शिवपाल यादव ने साबित कर दिया कि चुनावी रणनीति बनाने में वो कितने माहिर हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।